नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीस ईमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल अनीस ईमार पे। IBS के ऊपर मैं तकरीबन हर प्रकार की वीडियो बना चुका हूँ। हर एक टॉपिक मैंने कवर कर लिया है IBS के ऊपर, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के पास मेरी काफ़ी सारी वीडियो नहीं पहुँच पाती हैं। इसलिए जब मैंने एक पोल में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं कंप्लीट कोर्स आपके लिए IBS पर लेके आऊँ, तो 95% से ज़्यादा लोग चाहते थे कि हाँ, मैं IBS पे कंप्लीट कोर्स की वीडियो बनाऊँ, जिसमें कि मैं हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को पूरी बारीकी से कवर करूं ताकि कोई भी चीज़ इसमें मिस ना हो जाए और आपको बार बार वीडियो सर्च करके दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। यदि मैं चाहता तो मैं इस कोर्स को जितने मर्जी पैसों का बेच सकता था, 1000, 5000, 10,000 का, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस कोर्स के माध्यम से आपसे कोई पैसा कमाया जाए। इसलिए ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल मैं बिना पैसों के निःशुल्क लेके आया हूँ। तो इस कोर्स के लिए जानिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IBS की बेसिक, जो मैं बेसिक डिटेल इसमें देने वाला हूँ। 0 से लेकर 100 तक पूरी जानकारी इसमें मैं दूंगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो जो IBS है उसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। IBS की प्रॉब्लम कैसे होती है, सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना जरूरी है कि IBS होता क्या है। IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसे हिंदी में संग्रहणी कहा जाता है, और इसको अगर हम हिंदी में तोड़ के देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब है, इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा, बाउल मतलब हमारी आंतें, और सिंड्रोम मतलब किसी एक बीमारी का ना होकर बहुत सारी बीमारियों का समूह हो जाता है, तो उसको सिंड्रोम कहा जाता है। इसलिए जिसको भी संग्रहणी की समस्या होती है, संग्रहणी 3 टाइप की होती है। एक आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, दूसरी इसमें डायरिया की समस्या रहती है, और एक होती है अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेटिव डायरिया। यानी रोगी को कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी और कुछ दिन उसको डायरिया की समस्या रहेगी। उसका पेट ठीक से साफ नहीं होएगा, बहुत ही ज़्यादा उसको टेंशन बनी रहेगी, दिमाग में भी टेंशन बनी रहेगी इसके कारण, और इसके साथ साथ उसके पेट में तो गड़बड़ रहेगी। या तो डायरिया से वो जूझेगा या कॉन्स्टिपेशन की समस्या से जूझेगा, और पेट में गैस, ऐंठन, मरोड़, बाउल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाना, ये समस्या उसमें आप बनी रहेगी। इसलिए सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि इसे सिंड्रोम क्यों कहा जाता है। जैसे कि 3 तरह के डिसीज़ होते हैं, एक होता है डिसीज, एक होता है इन्फेक्शन, एक होता है सिंड्रोम। इन्फेक्शन जैसे कि कोविड इन्फेक्शन हो गया, डिसीज यानी जैसे कोई बीमारी होगी, जैसे HIV डिसीज़ है एक, और ये होता है हमारा सिंड्रोम। सिंड्रोम इसे इसलिए कहा जाता है कि एक बीमारी का ना होकर बहुत सारी बीमारियों का जब ग्रुप इकट्ठा हो जाता है तो उसे सिंड्रोम कहा जाता है। जैसे कि IBS की समस्या में आपको डायरिया की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द, ऐंठन, मरोड़, गैस की समस्या, आओ आना, अतिसार, म्यूकस, मतलब पेट की बहुत सारी समस्या जब इसमें हो जाती है तो इसको सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। IBS की पहचान कैसे कर सकते हैं? IBS की पहचान करने की सबसे दुखद बात तो यह है कि IBS का कोई भी एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी IBS की पहचान हमें की जा सकती है। आपको इसके सिम्टम्स देखने पड़ेंगे कि IBS के क्या सिम्टम्स होते हैं। पहली बात, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की समस्या है और ये पिछले 4-5 महीने या इससे ज़्यादा से है, जैसे कि TB की बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गई खांसी को, तो फिर आपका TB का इलाज शुरू किया जाता है टेस्ट करने के बाद। लेकिन IBS में ऐसा कुछ नहीं है। IBS का कोई भी एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, इसको सिर्फ अपने आप ही हमने पता लगाना पड़ता है कि हमें IBS की समस्या कैसी है। तो इसमें या तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या या डायरिया की समस्या काफ़ी लंबे समय से बनी आ रही है, मतलब 3 महीने, 4 महीने, इससे ज़्यादा लंबे समय से आपको ये समस्या बनी आ रही है। सभी तरह की दवाइयाँ आप खा के देख चुके हो, सभी तरह की दवाइयाँ, वैद्य के पास चले गए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा ली आपने, अंग्रेजी दवाइयाँ खा ली, कोई आराम नहीं आ रहा है, किसी भी रिपोर्ट में आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आप स्ट्रेस लेते हो या टेंशन लेते हो तो आपका IBS ट्रिगर हो जाता है। या तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या उभर के आ जाती है या आपको डायरिया की समस्या उभर के आ जाती है। तो इन 3 लक्षणों से हमें IBS की पहचान हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं कि IBS में कौन कौन से प्रॉब्लम होती है। IBS में पेट दर्द आम प्रॉब्लम है, भूख ना लगना, नींद ना आना, घबराहट, सिर दर्द, बेचैनी, स्ट्रेस का होना, डिप्रेशन में चले जाना, पेट में गैस बनना, कुछ भी डिसीज़न लेने के लिए इतना कंफर्टेबल ना होना, अपने शरीर के साथ इतना कंफर्टेबल ना होना, ऐंठन की समस्या, मरोड़ की समस्या। तो ये जितने भी लक्षण हैं ये सारे IBS के लक्षण हैं, ये नॉर्मल पाए जाते हैं। लेकिन अपने आप को IBS का पेशेंट घोषित करने से पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपने ये सभी टेस्ट करवा लिए हो। ये भी संभावना है कि आपके लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपको IBS की समस्या ना हो लेकिन आपको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने इसमें LFT टेस्ट करवाना है। सबसे पहले आप इसमें अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड भी आप सेल्फ करवा सकते हैं। तो इसके साथ आपने TTG का टेस्ट भी करवाना है। TTG का टेस्ट होता है, उसमें ऐसे पता लगता है कि कहीं पेशेंट को
गेहूं के आटे से एलर्जी तो नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि रोगी को जो सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए हैं, यही सेम सिम्टम्स जिनको गेहूं के आटे से एलर्जी होती है, उनको TTG की प्रॉब्लम कहा जाता है। सबसे पहले आपने ये सभी टेस्ट करवा लेने हैं, आपने मेक श्योर कर लेने हैं कि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, आपने स्टूल टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, और TTG की टेस्ट की आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। मतलब पेट से रिलेटेड जितनी भी आपके टेस्ट हैं वो मैक्सिमम नॉर्मली आ रहे हैं, आपको पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने आपको इसके लक्षण बताए, जैसे कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की समस्या, इसके साथ साथ पेट दर्द, ऐंठन वगैरह की समस्या, गैस की समस्या, ये काफ़ी लंबे समय से बनती आ रही है, मतलब 3-4 महीने इससे ज़्यादा से बनती आ रही है। सभी तरह की दवाइयाँ आप खा के देख चुके हो, आपको दवाइयों से कोई असर नहीं हो रहा, और आपकी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है, आपका वेट भी इसमें लॉस हो रहा है। तो अब आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपको IBS की समस्या है। तो आपने सबसे पहले इसकी पहचान कर लेनी है कि आपको सच में IBS की समस्या है या आपने सिर्फ वहम कर लिया है। यदि आपको सच में IBS की समस्या है तो अब आगे बढ़ते हैं। IBS में इसके साथ साथ और कौन सी समस्या हो सकती है? IBS में आपको आओ यानी कि अतिसार की समस्या या म्यूकस होने की समस्या भी हो सकती है। बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि उनको IBS की समस्या है और उसके साथ साथ उनको म्यूकस या आओ की समस्या भी हो रही है। तो ये नॉर्मल बात है। बहुत से लोगों को ऐसा भी होता है कि उनको सिर्फ IBS की समस्या है, उनको आओ या म्यूकस नहीं आता। आओ का मतलब मेरे अतिसार से, अतिसार यानी कि जब आप स्टूल पास करने जाते हो तो आपको क्या हो रहता है कि स्टूल पास करते वक्त आपके स्टूल में से ब्लड आ सकता है, तो उसे अतिसार की समस्या कहा जाता है। खाना ठीक से ना पचा पाने के कारण आपकी आंतें खराब हो जाती है, जिस कारण क्या रहता है कि पेट ठीक से साफ नहीं होता और अतिसार की समस्या आपको हो सकती है। म्यूकस भी बहुत से लोगों को आ सकता है, म्यूकस की समस्या में इसमें होती है। तो इसके इलाज के लिए हम क्या करेंगे कि जिनको भी अतिसार की समस्या या म्यूकस की समस्या आ गई है, तो सबसे पहले तो उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर देनी है। डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करोगे तो आपकी म्यूकस की समस्या धीरे धीरे ख़त्म होगी। डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे आपने दूध, दही, लस्सी, ये सिर्फ उनको है जिनको म्यूकस की समस्या है। बाकी अगर आपको अतिसार की समस्या है तो आप इसमें दूध, दही और ये जो मैंने बताया है छाछ वगैरह ले सकते हैं। लेकिन जिनको म्यूकस की समस्या है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ म्यूकस वाले इस पर ध्यान दीजिए कि आपने दूध, दही, छाछ और दूध से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड करना है। घी से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड करना है। नॉर्मल खाना खाना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है अपने ऊपर। तो ये आपकी म्यूकस की समस्या तब जाके थोड़ी कम होने लगेगी। और जिनको अतिसार की समस्या होती है, अतिसार के लिए आपकी आंतों में मजबूती लाने के लिए आपको दही ज़्यादा से ज़्यादा अधिक सेवन करना चाहिए दही का, और इसमें आपको छाछ भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीनी चाहिए। परहेज करने के लिए मिर्च मसाले वाला भोजन, जिसको भी IBS की समस्या है, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया, आओ आती है, नहीं आती, म्यूकस आता है, नहीं आता, मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं करने, नॉन वेज आपने नहीं खाना है, जंक फूड आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो जब आप ये सारे परहेज करेंगे, जब आप इसकी समस्या से थोड़ा बहुत उबर पाएंगे। ये पूरा मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ, पूरे कोर्स में आपको पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है। ऐसे नहीं है कि अभी आप बाद में कोई क्वेश्चन पूछो, क्योंकि मैं पूरा वीडियो एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको। पूरे वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ हमें क्या क्या करनी है। अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, मुझे डायरिया की समस्या है, तो उनके लिए मैंने क्या क्या लक्षण करने, कौन कौन सी दवाइयाँ मैंने खानी है, कौन कौन से मैंने परहेज करने, कौन कौन सा फूड मैंने टेक करना है, कौन कौन सा फूड मैंने अवॉइड करना है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ जाएगी इस पूरी वीडियो में। अब बात कर लेते हैं कि IBS के दौरान बेस्ट फूड कौन सा हो सकता है। IBS के दौरान बेस्ट फूड, फल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फल कौन कौन से खाने हैं हमने। केला आप इसमें खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, पपीता आप खा सकते हैं इसमें। तो ये सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं, जितने भी मैंने आपको लिस्ट बताई है। चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, चाहे आपको डायरिया की समस्या है, जितनी मैंने कंप्लीट लिस्ट बताई है फ्रूट्स की, ये खा सकते हैं। साथ के साथ जामुन खा सकते हैं, बेर खा सकते हैं। तो ये फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं। और इसमें आप खाने में क्या क्या लेना है, देखिए IBS में ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को IBS के दौरान दूध से एलर्जी होती है। तो अगर आपको दूध से एलर्जी हो रही है, आपने पहले उस चीज़ को पहचानना है। अगर आपको दूध से एलर्जी हो रही है तो दूध से बनने वाली जितनी भी चीज़ होती है, दूध, चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों को अवॉइड कर देना है। इन चीज़ों का सेवन आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन यदि आपको दूध से एलर्जी नहीं हो रही तो थोड़ी बहुत मात्रा में आप दूध ले सकते हो। इसके साथ साथ ऐसा भी देखा गया कुछ लोगों को गेहूं के आटे से एलर्जी होती है। हालांकि हर किसी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर किसी की बॉडी का मेकअप अपना अपना अलग बना होता है। तो आपने ये चीज़ पहले अपने लिए पहचानी, क्योंकि हर किसी की बॉडी, जैसे कि इसको भी IBS की, सपोज कर लीजिए ये एक पर्सन है, इसको भी IBS की समस्या, और ये दूसरा पर्सन है, इसको भी IBS की समस्या। हो सकता है कि इसको गेहूँ का आटा पच जाए, हो सकता है कि इस वाले व्यक्ति को गेहूँ का आटा ना पचे। तो आपने अपनी बॉडी के ऊपर देखना है कि आपको बॉडी के लिए कौन सा सूट करता है। तो गेहूं का आटा आप खा के देखते रहिए, नियमित रूप से आप खा ही रहे होंगे आटा। तो अगर आपको IBS गेहूं का आटा ट्रिगर करता है तो आपको गेहूं के आटे को अपनी डाइट से अवॉइड कर देना है। उसकी जगह पे आप मक्की का आटा, बाजरे का आटा, या फिर आप ज्वार का आटा भी ले सकते हो। चावल आप इसमें ले सकते हो, रेड राइस, वाइट राइस। चावल लेने में किसी को कोई मनाही नहीं है, चाहे आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, चाहे डायरिया की समस्या है। दोनों पेशेंट, चाहे IBS C चाहे IBS D, दोनों ही आप
इसमें चावल का सेवन कर सकते हो और इसमें आप वेज पुलाव भी खा सकते हो। वेज पुलाव भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसके साथ साथ और कौन सी डाइट खा सकते हो, इडली आप इसमें खा सकते हो, डोसा खा सकते हो, दाल वड़ा खा सकते हो। मिर्च मसाले वाले भोजन को परहेज करके सारी तरह की सब्जियां खा सकते हो। बिना तड़के की सब्जी खानी है आपने, तड़का लगा नहीं होना चाहिए उस सब्जी में। मिर्च मसाला बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए, मतलब एक तरह से उबाल के खाना खा सकते हो, उबले हुए आलू खा सकते हो, कच्चे आलू, जैसे कच्चे आलू मतलब कि सब्जी ना बने हुए आलू उबाल के वो भी खा सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप खा सकते हो, लेकिन याद रखें कि मिर्च मसाला हर किसी भोजन में कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला आपने नहीं खाना। नॉन वेज बिल्कुल अवॉइड करना है इसमें, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना। अंडे बिल्कुल खा सकते हो, अंडे सिर्फ एक तरीके से खाने हैं, सिर्फ उबाल के अंडे खा सकते हो। ना आप अंडे की भुर्जी बना के खा सकते हो, ना अंडे का ऑमलेट बना के खा सकते हो, ना अंडे को दाल फ्राई, कड़ी फ्राई इस तरह से फ्राई करके खा सकते हो, ना अंडा फ्राई करके खाना है। सिर्फ अंडे को आप खा सकते हो तो उबाल के खा सकते हो। तो ये डाइट मैंने इसमें आपको काफ़ी सारी डाइट बता दी है, ये डाइट आप फॉलो कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं उस खाने की जिसको हमने बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। तो जौन सा फूड हमने अवॉइड करना है IBS की समस्या में, नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड कर देना है। मुर्गा, मच्छी और बकरा, जो फिश, मटन, चिकन, इस फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है IBS की समस्या में। जब तक चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, चाहे आपको डायरिया की समस्या है, ये खाना आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि अंडे बिल्कुल आप खा सकते हो, लेकिन सिर्फ उबले हुए अंडे खा सकते हो। भुर्जी नहीं खानी अंडों की, अंडा फ्राई करके नहीं खाना और अंडे का ऑमलेट बना के नहीं खाना। तो सिर्फ उबले हुए अंडे खा सकते हो, बाकी नॉन वेज में बिल्कुल मैंने परहेज करा गया है। और कौन सा फूड इसमें अवॉइड करना है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन जिसमें मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा तेज डला हो, वो भोजन आपने परहेज करना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। मिर्च मसाला खाना है तो बहुत नॉर्मल मात्रा में, हल्का भोजन खाना है। जिस फूड में तड़का लगा हो, जिस खाने में तड़का लगा हो, सब्जी नहीं खानी है ऐसी, जैसे कि दाल में तड़का लग जाता है तो वो सब्जी नहीं खानी है हमने। बैंगन का भरता वो भी अवॉइड करना है। गोभी होती है, गोभी भी अगर आपने ज़्यादा ही मसालेदार बनाई हुई है, मिर्च मसाला तेज रखा हुआ है, तो ऐसे फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। और कौन सा फूड इसमें हम अवॉइड करेंगे, और इसके साथ आप ये देखिए कि आपको फूड कौन सा ट्रिगर करता है आपका IBS। जैसे कुछ लोगों को दूध पीने से IBS ट्रिगर हो जाता है, तो अगर आपको दूध पीने से प्रॉब्लम हो रही है तो आपने दूध को एलिमिनेट कर देना है। दूध के साथ साथ जैसे दूध, चाय, कॉफ़ी, इन 3 चीज़ों को अवॉइड कर देना है। दूध से बनने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी उसको अवॉइड कर देना है। और शेक भी नहीं पीने हैं आपने, जैसे कि बनाना शेक हो गया, पपाया शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, जितने भी होते हैं शेक कोई भी नहीं पीने। इसकी जगह पे आप जूसेस ले सकते हो, जैसे कि आपने जूस, नारियल जूस ले लिया, गन्ने का जूस ले लिया, तो इस तरह से आप जूस से इसको रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन शेक कोई भी नहीं लेने। खाली केला खाने से आपको कोई मनाही नहीं है, केला बिल्कुल आप खा सकते हो लेकिन शेक नहीं पीना है। पपीता खाने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन पपीता शेक नहीं पीना है। मैंगो खाने से मनाही है, मैंगो में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आम में गर्मी ज़्यादा होती है, तो शरीर के अंदर आंतों को हमें ठंडक देनी है, और आंतें पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, डाइजेशन इसका कमज़ोर हो रखा है, इसलिए हमने आम नहीं। कौन कौन सी लेनी है, यदि आपको IBS डायरिया की समस्या है, ध्यान से सुन लीजिए। IBS डायरिया वालों की समस्या के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन जो उनसे आपके लिए दवाइयाँ बेस्ट होगी वही मैं आपके लिए बताना चाहूँगा। सबसे पहले बिलवादी चूरन आपने सुबह खाली पेट खाना है, बिलवादी चूरन जिसको डायरिया की समस्या है। उसके बाद ये देखना है आपको डायरिया की समस्या कितनी सीरियस है, मतलब अगर आप दिन में 2 बार 3 बार वॉशरूम जा रहे हो, स्टूल पास करने जा रहे हो, तो आपने कुटजारिस्ट की दवाई लेनी है। कुटजारिस्ट की दवाई कैसे लेनी है, 4 चम्मच आपने एक कटोरी में कुटजारिस्ट के चम्मच डालनी है, 4 चम्मच में पानी मिक्स कर लेना है, और खाना खाने के 10-15 मिनट बाद, मतलब दोपहर के भोजन के बाद 10-15 मिनट बाद वो कुटजारिस्ट आपने पी लेनी है। और रात में भी इसी तरह से कुटजारिस्ट आपने लेनी है। लेकिन जिसकी समस्या ऐसी है कि जिसको दिन में 3 बार 4 बार 5 बार इतनी बार स्टूल पास करने जा पा रहा है, और डायरिया की समस्या बहुत ही ज़्यादा उसकी सीरियस है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, उसका स्टूल नहीं रुकता है, उसकी डायरिया की समस्या नहीं रुक रही है, दस्त नहीं रुक रहे हैं, तो उसने कौन सी दवाई लेनी है, उसने दवाई लेनी है कुटज घनवटी। कुटज घनवटी का क्या काम रहता है कि आपकी डायरिया की समस्या को रोक देता है। यदि जिसको नॉर्मल जो दिन में 2 बार जा रहा है स्टूल पास करने के लिए, उसे कुटज घनवटी नहीं लेनी, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी। कुटज घनवटी बहुत ही ताकतवर वाली दवाई है और ताकत भी आपके शरीर को देती है, लेकिन ये देखना है कि आपके लिए बेस्ट रहेगी या नहीं, क्योंकि अगर आप दिन में सिर्फ 2 बार ही स्टूल पास करने जा रहे हो और अगर आप कुटज की दवाई कुटज घनवटी लेने लग गए तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी। इसलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कुटज घनवटी नहीं लेनी है जब तक आपकी समस्या बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। कुटज घनवटी सिर्फ दवाई उन्होंने लेनी है जिनको सीरियस ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो दिन में 4-4 5-5 बार स्टूल पास करने के लिए जा रहे हैं। और ये दवाई का सेवन कैसे करना है, जिनको डायरिया की समस्या ज़्यादा हार्ड है उन्होंने दवाई का सेवन कैसे करना है कि आपने दोपहर का भोजन करना है, उसके बाद इसकी 1 गोली, रात का भोजन करना है उसके बाद 1। ये दवाइयाँ जिनको भी डायरिया की समस्या है उन्होंने ये दवाइयाँ लेनी है। इसके साथ साथ
जिन्होंने आंतें कमज़ोर हो चुकी हैं, आंतों को मजबूत बनाने के लिए एक दवाई आपने और ऐड करनी है जिसका नाम है बिलाजिल। बिलाजिल का क्या काम रहेगा, ये आपकी आंतों को मजबूती प्रदान करेगी। आपकी आंतें मजबूत होंगी तो आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होएगा, आपका मेटाबॉलिज्म को मजबूती का काम करेगी। आपका मेटाबॉलिज्म जब मजबूत होगा, आपका डाइजेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो इसका सेवन किस तरह से करना है, दोपहर के भोजन के बाद इसका 1 चम्मच, चाहे आपको डायरिया की समस्या चाहे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, ये दवाई आपने जरूर लेनी है बिलाजिल। और रात के समय भी आपने खाना खाने के बाद इस दवाई का सेवन करना है। तो ये डायरिया वालों के लिए मैंने दवाइयाँ बताई, जितनी भी दवाइयाँ हैं ये डायरिया वालों के लिए है। लेकिन कुटज का ध्यान रखना है आपने, कुटज घनवटी आपने नहीं लेनी है। अगर आपको समस्या ज़्यादा सीरियस नहीं है, मतलब दिन में 1 या 2 बार ही आप स्टूल पास करने के लिए जा रहे हो, जो 2 से ज़्यादा बार मतलब 3 बार 4 बार ऐसे स्टूल पास करने के लिए जा रहा है, सिर्फ उसने कुटज घनवटी का सेवन करना है। बात कॉन्स्टिपेशन वालों की, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या चाहे आपको डायरिया की समस्या है, दोनों रोगियों को बिलवादी चूर्ण का खाली पेट सुबह सेवन करना है। इसका सेवन कैसे करना है कि 1 चम्मच लेना है, उसको ऐसे खा लेना है। उसके बाद नॉर्मल पानी या हल्का बहुत गर्म पानी भी उसके साथ ले सकते हो। उसके बाद दोपहर के भोजन के बाद, रात के भोजन के बाद बिलाजिल कैसे लेनी है, आपने दोपहर का भोजन किया तो 1 चम्मच, रात का भोजन किया तो 1 चम्मच। अब आपको कॉन्स्टिपेशन वाले के लिए नॉर्मल दवाई बता देता हूँ। चूर्ण का हमने प्रयोग करना है, या तो आपने त्रिफूला चूर्ण लेके आना है या सॉफ्टोबैक का चूर्ण लेके आना है। इन दोनों में से कोई भी एक चूर्ण आपने यूज़ करना है। और इसका यूज़ कैसे करना है, बिलवादी चूर्ण के साथ सुबह खाली पेट एक आप चूर्ण की भुक्की मार सकते हो। जैसे आपने भी बिलवादी चूर्ण खाया, उसके बाद पानी पिया, उसके बाद अब आपने क्या करना है कि थोड़ा टाइम का गैप देना है, 5 से 10 मिनट का। उसके बाद या तो सॉफ्टोबैक या सॉफ्टबैक के अलावा त्रिफूला चूर्ण, इन दोनों में से कोई एक आपने चूज़ कर लेना है। उसके बाद 1 चम्मच आपने क्या करना है, ऐसे चम्मच लिया, उसका भी नॉर्मल पानी के साथ पी लेना है। तो ये कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए दवाई होगी। तो कॉन्स्टिपेशन वाले त्रिफूला चूर्ण, बिलवादी चूर्ण और एक जो मैंने बिलाजिल आपको बताई है, इन 3 दवाइयों का सेवन करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा दवाई बता देता हूँ। जिनके लिए मैं दवाई बता रहा हूँ अब वो आएंगे जो दोनों कैटेगरी में गिरते हैं, जैसे कि आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की समस्या, आईबीएस डायरिया की समस्या, अल्टरनेटिव डायरिया, अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन की समस्या इसको कहा जाता है। जैसे कुछ दिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या जूझते हैं, कुछ दिन उनको डायरिया की समस्या आती है। आईबीएस में ये तीसरा टाइप होता है, एक होता है आईबीएस डायरिया, एक होता है आईबीएस कॉन्स्टिपेशन। जो तीसरे तरह के रोगी होते हैं उनको होता है कि अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेटिव डायरिया। कुछ दिन उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी, कुछ दिन उनको डायरिया की समस्या रहेगी। तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि उन्होंने कौन सी दवाई लेनी है। उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उन्होंने कौन सी दवाई लेनी है। बिलवादी चूर्ण आपने सबने लेने हैं। कॉन्स्टिपेशन है, चाहे डायरिया है, चाहे अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन है, अल्टरनेटिव डायरिया है, बिलवादी चूर्ण और बिलाजिल की दवाई तो आपने लेनी ही लेनी है। बिलादी चूर्ण कैसे लेना है कि सुबह खाली पेट लेना है, और बिलाजिल कैसे लेनी है, दोपहर और रात के भोजन के बाद 1-1 चम्मच। अब आपने कौन सी दवाई लेनी है आपके लिए, जब आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों की समस्या है, तो आपने स्टॉप आईबीएस की टैबलेट लेनी है। स्टॉप आईबीएस की टैबलेट का सेवन किस तरह से करना है कि दोपहर के भोजन के बाद 1 गोली और रात के भोजन के बाद 1 गोली। तो इस तरीके से जिनको अपनी समस्या आप देख लीजिए, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, डायरिया की समस्या बनी रहती है, उस हिसाब से आप इस दवाइयों का सेवन करेंगे। दवाइयों के फ़ायदे, दवाइयों को क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। कुटजारिस्ट की बात करें तो कुटजारिस्ट का काम रहता है डायरिया की समस्या को कम करना। जैसे अतिसार की जिनको समस्या होती है, अतिसार की समस्या में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। अतिसार की समस्या को बिल्कुल रोक देता है। पेट में ऐंठन की समस्या, गैस बनना, इन 3 चीज़ों पे ये काम करता है। और पेट की और भी समस्या पे काम करता है। डायरिया की समस्या जिसको दस्त लगे होते हैं उसकी समस्या को भी ये धीरे धीरे रोकने में काम करता है। तो ये कुटजारिस्ट के फ़ायदे होते हैं। कुटज की छाल से बना होता है, जैसे कुटज घनवटी होती है हमारी, वो भी इसी चीज़ से कुटज से बनती है। और ये कुटजारिस्ट भी हमारी कुटज से बनती है। आयुर्वेदिक दवाई है, किसी भी कंपनी की ले सकते हो। इसका सेवन आपने दिन में 2 टाइम करना है। अगर आपको डायरिया की समस्या है, दोपहर और रात को। इसका सेवन किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो इसके ये फ़ायदे रहते हैं। अब बात करेंगे दूसरी दवाई यानी कि बिलाजिल की। बिलाजिल के क्या फ़ायदे रहते हैं। बिलाजिल की दवाई चाहे डायरिया की समस्या है, चाहे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, चाहे अल्टरनेटिव डायरिया, अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन, आंतों पे काम करती हैं, आंतों को मजबूत बनाने का काम करती है, आंतों को बहुत ज़्यादा मजबूती देती है, डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, मेटाबॉलिज्म को आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो जिसको भी जो सी मर्जी प्रॉब्लम हो, आईबीएस की समस्या में बहुत अच्छी दवाई है। बिलाजिल का यूज़ करेंगे तो आपकी आंतें मजबूत होगी, आंतें मजबूत होगी, डाइजेशन मजबूत होगा, डाइजेशन आपका अच्छा होगा तो आपकी स्ट्रेस लेवल भी इसमें कम होगा। स्टॉप आईबीएस, स्टॉप आईबीएस का नाम से देखिए कि आपको समझ आती है कि स्टॉप आईबीएस की समस्या को बिल्कुल स्टॉप कर देती है। ये दवाई किसके लिए, जिसको अल्टरनेटिव डायरिया, अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन की समस्या, यानी कुछ दिन उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, कुछ दिन उसको डायरिया की समस्या बनी रहती है, उस पे काम करती है। आपको मजबूती देती है, आपकी आंतों को, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है, नींद नहीं आती है, नींद की समस्या को भी ये ख़त्म कर देती है। तो नींद भी आपके आने लग जाएगी। अगर अल्टरनेटिव डायरिया और अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन है, सिर्फ वो लेंगे, स्ट्रेस लेवल को भी बहुत ज़्यादा इसमें मदद मिलती है, आपके माइंड इससे रिलैक्स होता है। तो ये दवाई आप ले सकते हो। जिनको स्टॉप आईबीएस की टैबलेट लेनी है उनको अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन और अल्टरनेटिव डायरिया वाले रोगियों को ही लेनी है। घनवटी,
जिस तरह से कुटजारिष्ट होती है, बिलवादी चूर्ण होता है, उसी तरह से कुटज घनवटी भी बेलपत्र के फल से बनी है, कुटज से बनी है ये दवाई। और इस दवाई का क्या काम रहता है, डायरिया की समस्या में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी दवाई है, लेकिन सोच समझ के दवाई लेनी है क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आंतों को तो मौजूद बनाती है, डायरिया की समस्या को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ तभी लेनी है जब आपकी डायरिया की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, मतलब दिन में 2 से ज़्यादा बार आप स्टूल पास करने के लिए जा रहे हो, दस्त लगे हुए हैं, दस्त रुकते नहीं हैं आपके, बार बार आपको स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, तो ही आपने इसकी सेवन करना है। इसका सेवन इस तरीके से करना है कि दोपहर में भोजन के बाद 1 गोली, रात में भोजन के बाद 1 गोली। स्टूल बिखरा बिखरा आता है, मल बिखर के आता है, मल ऐसा रहता है कि अब स्टूल आप जब पास करने जाते हो तो ठीक से पेट साफ़ नहीं होता, तो ही आपने इस दवाई का सेवन करना। और याद रखें, सिर्फ ज़्यादा दस्त, जिसको ज़्यादा सीरियस दस्त लगे होंगे, सिर्फ वही इस दवाई का सेवन करेगा। नॉर्मल जो दिन में 1 या 2 बार स्टूल पास करने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को इस दवाई से बचना है, इस दवाई को, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या कर देंगे। और कॉन्स्टिपेशन वालों ने तो ये दवाई बिल्कुल ही नहीं लेनी है। कॉन्स्टिपेशन वालों की दवाई की बात कर लें, सॉफ्टोवैक और त्रिफूला चूर्ण, इन दवाइयों के क्या फ़ायदे होते हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या वाले रोगी इसको लेंगे, चूर्ण की फॉर्म में ये आता है। तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जब आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की समस्या के दौरान आपको कब्ज हो जाती है पेट में, खाना पड़ा पड़ा पेट में सड़ने लग जाता है, तो ये दवाई लेने से, आपको चूर्ण लेने से आपके पेट को साफ़ करने में मदद मिलेगी, आपका पेट ठीक से साफ़ होने लग जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ख़त्म कर देगा। आपकी आंतों में भी जब आपका पेट साफ़ होगा, कब्ज की समस्या नहीं होगी, आपकी आंतें भी साफ़ रहेंगी। जब आपको डाइजेशन आपका इंप्रूव होगा, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, आपकी सेहत भी बनने लग जाएगी। तो ये काम इस दवाइयों का रहता है। आंतों को मजबूत कैसे बनाना है और वज़न कैसे बढ़ाना है। यदि वज़न बढ़ाना है तो आंतों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आंतें मजबूत नहीं होंगी तो जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, वज़न नहीं बढ़ेगा। जैसे मर्जी डाइट ले लीजिए, आंतें जब कमज़ोर होएगी तो खाया पिया ठीक से लगेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की समस्या के कारण आंतें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाएंगी, वज़न भी नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। आंतों पे काम करना है, आंतें मजबूत बनानी है, उसके कुछ टिप्स दे देता हूँ। आंतें मजबूत बनाने के लिए, चाहे डायरिया की समस्या है, चाहे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, बिलाजिल की दवाई तो आपने खानी ही खानी है। जैसी मर्जी प्रॉब्लम हो, बिलाजिल की दवाई होगी, आपकी आंतों पे काम करेगी, आपकी आंतों में आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी। आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होएगा तो ही आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होएगा और आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होएगी, तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। जब स्ट्रेस लेवल कम होएगा तो आपके वजन बढ़ने की संभावना हो सकती है। जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होएगा तो आपका वजन गिरना बंद हो जाएगा। एक बार आपने सबसे पहले वजन गेन करने पे ध्यान नहीं देना, वजन को मेंटेन करने पे ध्यान देना है। जब आप वजन को मेंटेन कर लेंगे, उसके बाद हम वजन को गेन करने की बात करेंगे। एक बार जब आप अपनी आंतों पे काम करेंगे, आंतों के लिए बिलाजिल की दवाई बहुत ही अच्छी बेनिफिट है। इसके साथ और कुछ मैं इसके टिप्स बता देता हूँ कि क्या ले सकते हैं। डाइट में आप ऐड कर सकते हो कि दही लेनी है, उसके अंदर अनार के दाने मिक्स करके खा लेनी है। जैसे दही लिया आपने कटोरी में, उसके अंदर अनार के दाने डाल लिए, उसको मिक्स करा और खा लिया। हफ्ते में 2-3 दिन ये आप खा के देखिए, आपको बहुत ही अच्छी आहार है ये, बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी और आपकी आंतों में भी जो भी सूजन वगैरह है उस चीज़ को ये कम करेगी। दही छाछ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, दही का प्रयोग, छाछ का प्रयोग अगर आप इसमें करेंगे तो आपकी आंतों को भी ये हील करने का काम करेंगे, आपकी आंतें में भी मजबूत बनेगी, आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि वेट गेन कैसे करना है। वेट गेन के लिए सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस लेवल अपना कम करना पड़ेगा, स्ट्रेस लेना छोड़ना पड़ेगा। वेट गेन करने से पहले वेट को मेंटेन करना सीखिए। वेट जब मेंटेन हो जाएगा उसके बाद हम इसे गेन कर सकते हैं, क्योंकि वज़न आपका गिरता जा रहा है। इसलिए सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि वज़न को बढ़ाने से पहले इसको मेंटेन करना है। एक बार जब आपका वज़न मेंटेन हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे डाइट पे कि कौन कौन सी डाइट हमने लेनी है। डाइट में कच्चा पनीर आप खा सकते हो। अगर म्यूकस की समस्या है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स परहेज करना है, लेकिन बाकी जो उनसे मर्जी, चाहे कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की समस्या है तो आप कच्चा पनीर खा सकते हो वज़न बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसे आपको भूख नहीं लगेगी जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो आपको वज़न बढ़ाने से पहले ये ठान लेना है कि मेरे को वज़न बढ़ाना है, तो फिर आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज में चाहे आप स्क्वाट्स लगाइए, पुलअप्स लगाइए, पुशअप्स लगाइए, डिप्स लगाइए, जो सी मर्जी एक्सरसाइज लगाइए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज लगानी है। एक्सरसाइज नहीं लगा सकते तो थोड़ी बहुत रनिंग, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रनिंग डेली करनी है। उसके पीनट बटर विद ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड नहीं खानी है क्योंकि उसमें मैदा होता है, वो पचेगा नहीं। तो आपने खानी है ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर लगा के खानी है। अंडे खा सकते हो, सिर्फ उबले हुए अंडे खाने हैं, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देंगे आपके वजन बढ़ाने में। फल अपनी डाइट में ऐड कर लेना है, जैसे सेब कर लेना है, केला कर लेना है, ऐसे आपने फल भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। और इसके जगह पे आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप शेक पी सकते हो, लेकिन बनाना शेक नहीं पीना है, आपने पीना है दही शेक। दही शेक कैसे बनेगा, जैसे कि बनाना शेक बनता है बिल्कुल इसी तरीके से बनता है, लेकिन अब इसमें क्या करना है कि बनाना में जो आप मिल्क डालते हो उसको आपने रिप्लेस कर लेना है दही से।
जैसे कि आपने केला डाला मिक्सी में, उसके साथ आपने दही मिक्स कर ली, तो ये वाला शेक आप पी सकते हो। लेकिन बनाना शेक मतलब दूध से बनने वाला शेक नहीं पीना है, उसकी जगह पे दही का यूज़ करके आप शेक को पी सकते हो। ये आपकी आंतों को भी मजबूती देगा, आपके वजन को बढ़ाने में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और वैसे नॉर्मल भी आप केले खा सकते हो तो भी आपका वजन इसमें बढ़ने लग जाएगा। इसके साथ साथ अंडे खाएंगे उससे भी वजन बढ़ेगा, कच्चा पनीर खाएंगे उससे भी वजन बढ़ेगा, और पीनट बटर जो मैंने बताया वो भी वजन बढ़ाने के लिए है। इन 3-4 चीज़ों से आपका वजन बढ़ने लग जाएगा। तो ये चीज़ें आप ट्राई कीजिए, आपका वजन भी बढ़ने लग जाएगा। आखिर में कोर्स को ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि कंप्लीट कोर्स है ये। जो मैंने पूरी वीडियो बनाई है, पूरी वीडियो आपने देखी होगी, आपको एक एक चीज़ समझ आ गई होगी। यदि फिर भी कोई आपका डाउट है छोटा मोटा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और ये कंप्लीट कोर्स कितने महीने के लिए करना है, कौन सी डाइट कब फॉलो करनी है, वो सारा मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया हुआ है। और इसको आपने जो भी आपका ट्रीटमेंट चलेगा, दवाइयों का ट्रीटमेंट, डाइट का ट्रीटमेंट, जो दवाइयाँ आपने खानी है, कौन सी आपने दवाई नहीं खानी है, कौन सा फूड आपने अवॉइड करना है, पूरा कंप्लीट वीडियो में बताया हुआ है। और ये ट्रीटमेंट आपने कम से कम 4 से 5 महीने तक चलाना है। 4 से 5 महीने का ये पूरा ट्रीटमेंट करोगे, 100% आपका IBS खत्म हो जाएगा। बिल्कुल फ्री में कोर्स है ये, तो इस कोर्स को फॉलो कीजिए। कोर्स को फॉलो करने का कोई पैसा नहीं है, तो कोर्स को फॉलो कीजिए और अपने IBS की समस्या को ख़त्म कीजिए।